पीहू की बात सुनकर नियति उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं और उसके गालों और माथे पर किस करके बोली, हाँ बेटा, हम अभी तो कहीं भी नहा जा रहे हैं। बोलते हुए वो मुस्कुरा देती हैं। वहीं नियति के ना जाने की बात को सुनकर पीहू खुश हो जाती हैं। वहीं इन दोनों लड़कियों को इस तरह खुश होते हुए देखकर आदर्श और मिताली दोनों भी खुश हो जाते हैं। तभी मिताली उन दोनों को देखकर बोली, चलो अब बहुत हुआ, ये रोना धोना, चलो अब नाश्ता कर लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। मिताली की बात सुनकर पीहू बोली, ओके दादी, हम अभी हैंड वॉश करके आए। बोलते हुए वो नियति को भी अपने साथ लेकर चली जाती है और कुछ ही देर में दोनों वापस भी आ जाते हैं। तभी पीहू नियति को अपने पास बिठाते हुए बोली, मोम आप यहाँ पर मेरे पास बैठो। बोलते हुए वो उसे बैठने का इशारा करती है, जिसे देखकर नियति भी वहां पर बैठ जाती हैं और उन दोनों के बैठ जाने के बाद आदर्श और मिताली दोनों ही अपना खाना खाने लगते हैं। वहीं जब नियति खाने के लिए पहला बाइट उठाती है तो उसे परी की याद आ जाती है, जिसे याद कर उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, पर वो अपने आंसू अपनी आंखों में ही छुपाते हुए उस बाइट को पीहू के सामने कर देती हैं, जिसे देखकर पीहू झट से उसे अपना मुंह खोलकर खा लेती हैं। और इसी तरह नियति पीहू को खिलाती तो पीहू भी नियति को खिलाती। वही वहां पर बैठे दो शख्स इन दोनों के इस प्यार को देखकर हैरान होते हैं। इन दोनों को देखकर कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये दोनों बस कुछ मिनट पहले ही मिले हैं और इससे पहले ये एक दूसरे से ना ही मिले थे, ना ही एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों को इस तरह से देखकर कोई भी इन्हें रियल में ही माँ बेटी समझ लेता। जब सबका नाश्ता हो जाता है तो आदर्श अपनी माँ को देखकर बोला, अच्छा मोम, अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। अभी उसने इतना कहा ही था कि वहां पर किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर सारे लोग आवाज की दिशा में ही देखने लगते हैं और एक मेड एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर आते हुए बोली, मैडम देखिए ना, अंशु बाबा कब से रो रहे हैं और ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोलते हुए वो उस छोटे से बच्चे को मिताली की गोद में दे देती है, मगर मिताली की गोद में आने के बाद भी वो बच्चा बस रोए ही जा रहा होता है। ये देखकर मिताली उसे चुप कराने की कोशिश करती है, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। ये देखकर मिताली और आदर्श दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी आदर्श उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बोला, मोम मुझे दो, शायद ये मेरे पास आकर चुप हो जाए। बोलते हुए वो उसे अपनी गोद में लेकर शांत करवाने की कोशिश करने लगता है, मगर उस बच्चे ने तो मानो कसम खा रखी थी चुप ना होने की। आदर्श के लाख कोशिश करने के बाद भी वो शांत नहीं होता है। ये देखकर अब नियति से रहा नहीं जाता है। एक माँ होने के नाते वो अपने सामने किसी छोटे बच्चे को इस तरह से रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाती हैं और आदर्श के पास जाकर उसकी गोद से उस बच्चे को लेते हुए बोली, मुझे दीजिए, शायद ये मेरे पास आकर चुप हो जाए। बोलते हुए ही वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और उसे अपने एक हाथ से थपकी देने लगती हैं। वहीं नियति की गोद में जाने के बाद वो बच्चा भी एकदम शांत हो जाता है। एक छोटे से बच्चे को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके माँ बाप की गोद कहाँ है या कौन सी जगह उसके लिए सही है। कुछ इसी तरह नियति की गोद में जाने के बाद वो बच्चा भी एकदम शांत हो जाता है और जब नियति को कुछ एहसास होता है तो वो आदर्श को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बच्चे को भूख लगी है, शायद इसीलिए ये रो रहा है। बोलते हुए वो अपनी नजर उस बच्चे पर डालती है जो नियति के सीने से लगकर वहां पर दूध ढूंढ रहा होता है। जब आदर्श भी अपनी नजरें नीचे कर बच्चे को देखता है तो सच में वो बच्चा नियति के कपड़ों में ही अपना मुंह लगाकर वहां पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर आदर्श अपनी नजरें फेर लेता है और मिताली जल्दी से किचन में जाकर दूध गर्म कर ले आती हैं। अंशु को नियति की गोद में इस तरह से शांत होते हुए देखकर पीहू उससे बोली, देखा आपने मोम, अंशु भी आपको देखकर किस तरह से शांत हो गया, जैसे वो भी नहीं चाहता है कि आप हमें छोड़कर जाओ। पीहू की बात सुनकर नियति बस हल्का सा मुस्कुरा देती हैं, जबकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तभी वहां पर मिताली भी बोतल में दूध भर के ले आती हैं, जिसे देखकर नियति उनके हाथ से बोतल लेकर उसे पिलाने लगती हैं और अंशु सच में काफी ज्यादा भूखा होता है तो वो पूरी बोतल ही दूध की पी लेता है
और उसे पीने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। वही उसकी ये हरकत देखकर मिताली बोली, अभी मैंने कुछ मिनट पहले ही तो इसे दूध पिलाने को दी थी, फिर इतनी जल्दी इसे इतनी भूख कैसे लग गई। मिताली की बात सुनकर नियति उसे बोली, वैसे इतने छोटे बच्चों को तो थोड़ी थोड़ी देर में ही भूख लग जाती है, पर इसे देखकर लग नहीं रहा है कि इसने काफी देर से कुछ पिया है। बोलते हुए वो उसे थपकी देने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसका नेपी भी काफी ज्यादा भर चुका है, जिसे देखकर वो उसे निकाल देती हैं और बोली, आंटी इसका नेपी भी काफी देर से चेंज नहीं किया गया, जिसके कारण और शायद ये रो रहा हो। बोलते हुए ही वो उस बच्चे को ध्यान से देखने लगती हैं। तभी वो मेड नियति को देखकर बोली, ये क्या बोल रही हो तुम, मैंने अभी ही तो उसका नेपी चेंज किया था और उसे दूध भी पिलाई थी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। बोलते हुए वो उसे घूरने लगती हैं और बोली, तुम्हें यहाँ आए हुए अभी ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं इस बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखती हूँ और इसे ठीक से दूध भी नहीं पिलाती हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें बच्चे पालने का बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो, मगर तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा है कि तुम्हें बच्चे पालने का या उन्हें खिलाने का जरा सा भी नॉलेज हो। बोलते हुए वो एक बार फिर से उसे घूरते हुए देखने लगती हैं और फिर मिताली को देखकर बोली, देख रही हो मैडम, आप ये कल की आई लड़की मुझे किस तरह से गैर जिम्मेदार साबित कर रही हैं, जबकि आप भी अच्छे से जानती हो कि मैं कितनी अच्छी तरह से अंशु का ध्यान रखती हूँ। बोलते हुए वो अपनी आंखों से आंसू गिराने लगती हैं और रोते हुए बोली, ये लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, जबकि मैं इन दोनों बच्चों को इनकी आया की तरह नहीं बल्कि अपने खुद के बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ, और ये लड़की पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रही है मेरे खिलाफ आप सबसे। फिर वो आदर्श के पास जाकर बोली, आपको तो पता ही है ना आदर्श सर की मैं कितनी अच्छी तरह से बच्चों का ध्यान रखती हूँ, फिर ये लड़की मुझे आप सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकती हैं। नियति उस औरत की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और उसी हैरानी में उसे देखने लगती हैं। वो औरत जबरदस्ती बात का पतंगड़ बना रही थी, जबकि नियति ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जीतना वो इस तरह से रोकर तमाशा कर रही होती हैं। तभी मिताली उस औरत को देखते हुए बोली, बस करो सुमित्रा, तुम बात को कहां से कहां पर लेकर जा रही हो। हम सबको पता है नियति ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो तुम इस तरह से रोकर जता रही हो। इस पर सुमित्रा रोते हुए नियति के पास जाकर बोली, तुमने क्या जादू किया है सब पर, जो सारे लोग तुम्हारी ही बातों को मान रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और मैडम ने भी कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की जिस तरह तुम्हारे कारण आज की है। सच सच बताओ, क्या चाहती हो तुम जरूर मुझसे मेरी नौकरी छीनना चाहती हो, तभी तुम ऐसा कर रही हो, पर मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। बोलते हुए वो नियति के ऊपर हाथ उठा देती हैं। एपिसोड 32। वो औरत नियति के सामने आकर उसे देखकर बोली, मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि तुम मुझे इस घर से और मेरी नौकरी से निकाल सको, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरी जॉब से निकालकर तुम मेरी जगह काम पर लग जाओगी और मैं चुपचाप बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाऊंगी? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं कितने ही सालों से बच्चों की आया का काम कर रही हूँ, आज तक किसी ने भी मुझ पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगाया है जिस तरह से तुम मुझ पर लगा रही हो। अरे सर, मैडम ने तुम्हें यहाँ घर क्या ला लिया, तुम तो घर की मालकिन बनने के सपने देखने लगी हो। बोलते हुए ही वो नियति के ऊपर अपना हाथ उठा लेती हैं। वही सुमित्रा की इस हरकत से मिताली का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, तो वही थप्पड़ के डर से नियति अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, मगर उसे एहसास होता है कि वो थप्पड़ उसे लगा नहीं है। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसका हाथ बीच में ही आदर्श ने रोक लिया था, जिससे सुमित्रा का हाथ हवा में ही रुक गया था। आदर्श के इस तरह हाथ पकड़ लेने से सुमित्रा उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती हैं। तो आदर्श उसे देखकर बोला, कब से देख रहा हूँ, तुम बेवजह ही इतना तमाशा बना रही हो, और इस लड़की ने तुमसे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जो तुम इस तरह से बता रही हो।
इसने जो भी कहा वो हमने भी सुना और जो तुम बोल रही हो वो भी हमने सुना है। तमाशा तुम बना रही हो ये नहीं। और ये तो तुम्हें जानती तक नहीं है जो ये तुमसे किसी बात की दुश्मनी निकालेगी। बोलते हुए वो उसका हाथ झटक देता है और जैसे ही सुमित्रा फिर से कुछ बोलने को होती है, आदर्श उसे अपने एक हाथ के इशारे से चुप रहने का इशारा करता है और बोला ठीक है, तुम्हारा कहना है ना कि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती हो एक माँ की तरह। इस पर मेड बोली जी सर मैं सही बोल रही हूँ। इस पर आदर्श बोला तो ठीक है, इस बात का फैसला सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चल जाएगा। जैसे ही मेड फुटेज का नाम सुनती है, उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। उसे ऐसे देखकर आदर्श बोला क्या हुआ तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? अब इस पर मेड अटकते हुए बोली बो कुछ नहीं सर ऐसे ही। इस पर आदर्श अपने एक गार्ड को आवाज देकर बुलाता है और उसे तुरंत ही फुटेज निकालने को बोलता है। तो गार्ड भी जल्दी से फुटेज आदर्श को दिखाने लगता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि किस तरह से सुमित्रा बस अपने आप में ही ध्यान दिया करती थी और अंशु को बेड पर छोड़ दिया करती थी। वो रोता भी तो उसे रोने देती, न ही उसे ठीक से समय में दवाई देती, ना उसे समय पर दूध दिया करती थी और कभी कभी तो वो उस पर हाथ भी उठा दिया करती थी, यहाँ तक कि उसकी नेपी भी चेंज नहीं किया करती थी। फुटेज को देखकर सुमित्रा के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वही अब मिताली को खुद पर ही गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे उसने इतने छोटे से बच्चे का ख्याल रखने के लिए इस जैसी मेड को रखा जो उसका ख्याल कम और उस नन्ही सी जान पर जुल्म ज्यादा करा करती थी। वही अपने बेटे पर इस तरह हाथ उठाते हुए देखकर और उसके साथ इस तरह का बिहेव करते हुए देखकर आदर्श की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो जाती है और उसे उस मेड पर इतना गुस्सा आने लगता है कि उसका बस चलता तो वो उस मेड की जान ही ले लेता। आदर्श कड़े और कठोर शब्द में अपने गार्ड से बोला ले जाओ इसे और ऐसी सजा देना कि आज के बाद ये किसी बच्चे पर हाथ उठाने की काबिल भी ना रहे। आदर्श की बात सुनते ही वो गार्ड उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। वो मेड उसे छोड़ देने के लिए बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर उसकी लाख कोशिश के बाद भी किसी को उस पर दया नहीं आता और आता भी कैसे जब सबने अपनी आंखों से उसकी हरकत देखी थी। वही नियति उसकी आंखों में ये सोचकर आंसू आ गए थे कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि इतने छोटे बच्चे जिसकी उम्र मात्र 2 या 3 माह की बस है, उस पर कोई हाथ कैसे उठा सकता है और उसके साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है, जबकि वो बच्चा उसे तो कुछ पता भी नहीं है कि कौन उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। यही सब सोचकर उसे अपने सीने में तकलीफ का एहसास होने लगता है और वो सोचने लगती हैं कि कहीं कोई उसकी बेटी उसकी परी के साथ तो ऐसा नहीं करेगा। ना परी का सोचकर फिर उसे बुरा लगने लगता है और वो अंशु को कसकर अपने सीने से लगा लेती हैं, जैसे अगर उसने जरा सी भी ढील छोड़ी तो कोई उससे उस बच्चे को छुड़ा कर ना ले जाए। नियति के चेहरे से उसकी परेशानी और तकलीफ का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था, जो मिताली और आदर्श साफ देख पा रहे होते हैं। मिताली नियति के कंधे पर हाथ रखकर बोली थैंक यू बेटा, आज तुम्हारे ही कारण हमें ये पता चल पाया कि सुमित्रा किस तरह से हमारे बच्चे के साथ बर्ताव किया करती थी। अगर आज तुम नहीं होती तो हम तो कभी देख ही नहीं पाते। मिताली की बात सुनकर नियति एक नजर आदर्श को देखती है, जिसकी नजर नियति के गोद में सो रहे अंश पर होती है। वो आदर्श की देखकर बोली कभी कभी हमें हमारे काम से समय निकालकर बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे छोटे होते हैं जिन्हें किसी आया की नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा की जरूरत होती है, जो प्यार उसे उसके माँ बाप दे सकते हैं, वही प्यार कोई आया उसे कभी नहीं दे सकती हैं। और फिर ये तो इतना छोटा है कि ये कुछ बोल भी नहीं सकता है, ना ही किसी को कुछ बता सकता है और कई बार तो बच्चे बताने लायक भी होते हैं, मगर वो इतना डर जाते हैं कि कभी अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव को बता नहीं पाते क्योंकि उनके माँ पापा उनके करीब नहीं होते हैं। बोलते हुए ही वो अंश को आदर्श की गोद में दे देती हैं। वही अब नियति की बात सुनकर आदर्श को खुद पर ही गिल्ट फील होने लगा था, क्योंकि नियति ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही ही कहा था। फिर आदर्श थोड़ी देर तक अंश को अपनी गोद में पकड़ा उसे देखते रहा।
फिर उसे अपनी माँ के पास देते हुए बोला, मोम मैं कोशिश करूँगा कि अब से घर जल्दी आ सकूं और अब से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता सकूं। इतना बोलकर वो पीहू के गाल पर किस करके वहां से चला जाता है। एपिसोड 33। आदर्श के वहां से चले जाने पर पीहू भी नियति के पास आकर बोली, मोम चलो मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। बोलते हुए वो उसे अपने साथ उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाने लगती हैं। वहीं नियति की नजर तो अभी भी बस मिताली की गोद में सो रहे अंश पर होती हैं। पर पीहू के वैसे ले जाने पर वो उसके साथ चली जाती हैं। पीहू का रूम एक बड़ा प्रिंसेस रूम था, जिसे किसी प्रिंसेस की तरह ही डेकोरेट किया गया होता है। पीहू नियति को बेड पर बिठाकर अपना सारा रूम और वहां पर रखे सारे सामानों को दिखाने लगती हैं। पीहू के चेहरे की खुशी को देखकर नियति भी उसकी खुशी में ही खुश होने लगती हैं और प्यार से उसे ही देखने लगती हैं। वहीं मिताली भी नियति के पास ही आकर बैठ जाती है और वो नियति को बड़े ही ध्यान से देखने लगती हैं। मिताली को नियति सच में काफी ज्यादा पसंद आती है और उसके दिमाग में नियति को देखकर कुछ चलने लगता है। नियति देखती है कि जब अंश फिर से रोने लगा है तो वो उसे अपनी गोद में लेकर शांत करवाने लगती हैं। और नियति की गोद में आते ही अंश भी शांत होकर अपनी छोटी सी आंखों से उसे ही देखने लगता है और उसे देखकर हंसने लगता है। जब नियति उसे ऐसा करते देखती हैं, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ ही खेलने लगती हैं। फिर काफी देर तक खेलने के बाद अंश भी सो जाता है। तब पीहू नियति को देखकर बोली, मोम मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना बनाओगी? पीहू की बात सुनकर नियति भी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, हम आपके लिए खाना बनाएंगे। बस आप हमें किचन दिखा दो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि किचन कहाँ पर है। इस पर पीहू उसे देखकर बोली, आप मेरे साथ चलो मोम, मैं आपको लेकर चलती हूँ। बोलते हुए वो आगे आगे अपने नन्हे से पैरों से चलने लगती हैं और नियति भी उसके पीछे ही चलने लगती हैं। फिर वो दोनों किचन में आ जाते हैं। तब नियति उसे किचन प्लेटफॉर्म पर बिठा देती हैं और उसे देखकर बोली, तो क्या खाना है आपको? इस पर पीहू थोड़ी देर कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, मोम क्या आपको मैगी बनाना आता है? इस पर नियति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हमें मैगी बनाना आता है। इस पर पीहू बोली, तो आप क्या मेरे लिए मैगी बना सकती हो? इस पर नियति उसके दोनों गालों को खींचते हुए बोली, हाँ बिल्कुल हम आपके लिए मैगी बना सकते हैं, बस आप यहाँ पर बैठे रहो। बोलकर वो उसका माथा चूम लेती हैं और फ्रिज के पास जाकर उससे सब्जी निकालने लगती हैं। फिर उन सब्जियों को अच्छे से धोकर काटकर वो उन्हें पकाने लगती हैं। वही पीहू भी शांति से बैठकर नियति को काम करते हुए देख रही होती है और बीच बीच में पीहू नियति से कुछ कुछ बातें भी करते जा रही होती हैं, जिसका जवाब भी नियति बड़े ही प्यार से और मुस्कुराकर उसे दे रही होती हैं। और जब मैगी बन जाती हैं, तब नियति मैगी को एक बड़े से बोल में निकालकर पीहू के साथ बाहर हॉल में आ जाती है। फिर वो उसे बड़े ही ध्यान से फूंक मारकर ठंडा करती हैं और उसे पीहू को खिला देती हैं। मैगी खाते हुए पीहू उसे देखकर बोली, मोम ये तो बहुत ही टेस्टी है, यम्मी। बोलते हुए वो अपनी जीभ को अपने होठों पर फेर लेती हैं। वही पीहू की बात सुनकर उसे परी की याद आ जाती है। वो भी तो बिल्कुल पीहू की ही तरह बोला करती थी। एक बार फिर से परी को याद कर उसे बुरा लगने लगता है और फिर वो परी का ध्यान अपने दिमाग से हटाते हुए पीहू को देखने लगती हैं और उसे देखते हुए उसके उदास फेस में भी मुस्कान आ जाती है। और ऐसे ही पीहू सारी मैगी खत्म कर देती हैं और कुछ देर तक खेलने के बाद उसे नींद आ जाती है। तो नियति उसे संभालकर अपनी गोद में ही सुला लेती हैं और प्यार से उसके माथे को चूम लेती हैं। वहीं अपने ऑफिस में बैठा आदर्श भी ये सब अपने लैपटॉप पर देख रहा होता है और इन दोनों लड़कियों को इस तरह से खुश और इतने जल्दी इतना घुलते देखकर हैरान और खुश दोनों ही था। फिर वो कुछ सोचते हुए खुद से ही बोला, कौन हो तुम? नियति मुझे नहीं पता, पर तुम्हारा अतीत जानकर पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हारी तकलीफ से तकलीफ हो रही है। किस तरह की लड़की हो तुम? इतना कुछ सहकर भी तुमने उस इंसान की बच्ची को जन्म दिया जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। और तुम्हारी वो बेटी मुझे नहीं पता वो कैसी है, पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जो लड़की किसी गैर के बच्चे के लिए आंसू बहा सकती है,
जिसे किसी दूसरे के बच्चे की तकलीफ से दर्द होता है, वो लड़की अपनी खुद की बेटी से कितना प्यार करती होगी। बोलते हुए वो थोड़ा उदास हो जाता है और बोला, हम दोनों के दर्द अलग है। नियति, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और मेरे साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। सोचते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द झलक आता है। वहीं दूसरी तरफ परी अपनी दादी के साथ शॉपिंग पर आई होती है और इतने बड़े मॉल को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो अपनी दादी को देखकर बोली, दादी क्या हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं? इस पर उसकी दादी बोली, हाँ परी बेटा, हम यहीं पर शॉपिंग करने आए हैं और जो भी आपको यहाँ पर पसंद आए आप वो सब ले सकती हो। अपनी दादी की बात सुनकर परी के फेस में एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो खुश होते हुए बोली, क्या सच में दादी, मैं कुछ भी ले सकती हूँ? इस पर उसकी दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कुछ भी, अब चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं। इस पर परी भी हाँ में अपना सिर हिलाकर अपनी दादी के साथ शॉपिंग करने लगती हैं। परी को जो भी टॉय पसंद आते वो उसे ले लेती, साथ ही कपड़े जूते जो कुछ भी पसंद आता वो सारा सामान को ले लेती और उसकी दादी भी उसे मना नहीं करती। परी एक टॉय को अपने हाथ में पकड़कर बोली, देखा मम्मा, डैडी कितने अमीर है, मुझे जो भी पसंद है वो सब अब मेरे पास है और मुझे किसी भी सामान को दूर से ही देखकर खुश नहीं होना होगा। अब मैं वो सारी चीजें ले सकती हूँ जो मुझे पसंद है और जो आप मुझे कभी भी दिला नहीं सकती थी। अगर आप डैडी का कहना मानकर उनसे शादी कर ली होती तो आज आप भी मेरे साथ इसी तरह शॉपिंग कर रही होती। बोलते हुए वो थोड़ी उदास हो जाती हैं। भले वो ये माने या ना माने पर वो भी कहीं ना कहीं नियति को मिस जरूर किया करती थी और ये बात वो खुद ही नहीं जानती थी। रोहन का ऑफिस। रोहन अपने ऑफिस में बैठकर नियति के बारे में ही सोच रहा होता है। तब उसका असिस्टेंट उसे देखकर बोलता है, सर हमने पता किया है उनके बारे में और हमें पता चला कि वो कल कोर्ट से निकलने के बाद सड़क पर ही चले जा रही होती हैं और वो कहाँ जा रही थी इस बात का उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं है। और पता चला है कि लास्ट बार उन्हें कल रात हाईवे के बाहर देखा गया है और उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं है, ना ही हमें कुछ पता चल पा रहा है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर रोहन थोड़ा हैरान हो जाता है और खुद से ही बोला, कहाँ चली गई नियति तुम? मैंने तो सोचा था परी के बहाने ही पर तुम्हें मैं अपने पास रख सकूंगा, मगर तुम तो परी को भी छोड़ दी, ये मैंने नहीं सोचा था। हेलो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।